हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी के सामने एसएससी जीडी 2023 के लिए एक और मेमोरी बेस्ड सेट लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है पहला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पहले वीडियो के सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज हम अपने सेकेंड सेट को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन में चेंज आए। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए समय को ना खराब करते हुए सीधे अपने सेट पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बातों को करके अपना समय नहीं खराब करेंगे और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सॉल्व करने लायक होंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। आपके पास आपकी स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दिख रहा है, लिखा हुआ है a+3b रेशियो 2a+4b इज इक्वल टू 3:5 दे रखा है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं a+3b, ठीक है, अपॉन रेशियो को आप अपॉन में लिख सकते हैं 2a+4b इज इक्वल टू 3:5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रखा है इसने कि a-b रेशियो a+b की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो बच्चे हमें ऑप्शन से यहाँ पे कोई मदद नहीं मिलेगी। रीजन क्या है, क्योंकि ऑप्शन में इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, a-b रेशियो a+b का। ठीक, हमें चाहिए a रेशियो b, तभी हम इसमें पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। इसमें सही से लिख देता हूं, ये लिखा है आपका a+b। तो चलिए, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया था पिछले सेट में मैंने जब सॉल्व करवाया था तो बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप वैल्यू a और b की पुट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको वैल्यू पुट मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर में आपको करना क्या है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा प्लस, ठीक है लिख लेते हैं प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15b, 15b हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे कितना हो जाएगा 6a प्लस 8 3 का कितना हो जाता है 12b, ये हो गया 12b। ठीक है, अब आपके पास दिख रहा है 15a प्लस 15b बराबर 6a प्लस 12b। ठीक है, तो आप एक काम करिए, क्या करना है आपको, अगर आप a को इधर रोकते तो 6a इधर है, 5a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5a। ठीक है जी, और 15b इधर लिखा हुआ है, इस 12 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12b। ठीक है, तो हुआ क्या, 15 में से 12 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, बराबर 6 में से 5 जाए कितना बचेगा, 1a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b अपॉन a की वैल्यू फाइंड करिए, b को इधर रोकिए, a को इधर आके डिवाइड करवा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सर जी कैसे हुआ ये, अब इतना बात पूछ रहे हैं तो आप जीडी का पेपर मत दीजिए। ठीक है, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस समझ में आ गया, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ला के यहाँ पे पुट कर दीजिए। a का वैल्यू कितना निकला है 3 माइनस b का वैल्यू 1 रेशियो a+b, मतलब कि 3+1 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 बचेगा, रेशियो 3 और 1 कितना होता है 4, तो 2:4 कितना हो जाएगा 1:2, इसका जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में पूछना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि सारे ही क्वेश्चन टफ नहीं करता है, कुछ क्वेश्चंस को टफ रखता है ताकि आप परेशान हो, और कुछ क्वेश्चन को इजी रखता है ताकि आप जल्दी से लगा ले, ताकि 1 घंटे के समय में आपका पेपर पूरा हो जाए। ठीक है बच्चे, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए, जो मैथ होता है वो पूरा पूरा गेम होता है प्रैक्टिस का, पूरा पूरा गेम होता है प्रैक्टिस का। तो जो आपके मैथ में पहला स्टेप होता है वो होता है, ठीक है, सीखने का पहला स्टेप आपका सीखना, कि आपको सीखना है कि कोई क्वेश्चन लगेगा कैसे। पहला तो स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप आता है आपका, इसमें दूसरा स्टेप आता है प्रैक्टिस का। किसका स्टेप आता है, प्रैक्टिस का स्टेप। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तब आपको क्वेश्चन धीरे धीरे याद होना शुरू है, क्वेश्चन के टाइप याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आपकी आती है स्पीड। किसकी आती है, स्पीड आती है। ठीक है, मैथ में अगर 1 घंटे का पेपर है तो मैथ में आधे घंटे 45 मिनट मैथ में ही चले जाते हैं बच्चों के। ठीक है, रीजन क्या है कि पहली बात, अगर वो लगाना सीख भी गए तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्पीड नहीं बनती है। बात समझ में आया, तो हमें क्या करना है, सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, और स्पीड तभी आएगी। बात समझ में आया, तो पूरा गेम किसका है, प्रैक्टिस का है। सीखने में ये बात है कि अगर कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को दे दिया जाए तो लगा ही देगा, 2 घंटे में तो क्वेश्चन को लगा ही देगा।
ठीक है। लेकिन हमें कम समय में कैसे लगाना है ये बात हमें कहां से पता चलती है, प्रैक्टिस करने से। कोई क्वेश्चन आता है और उसको जल्दी लगाना, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। क्लास में हम सीखते हैं तो क्वेश्चन को लगाना सीखते हैं, लेकिन उसको जल्दी लगाना हमें घर पे सीखना होता है, अपने खुद की प्रैक्टिस से सीखना होता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी आपके मैथ में अच्छे स्कोर बन पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये सवाल आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, लिखा हुआ है एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीदा है, ठीक है। आज जी लिख लेते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल मतलब सामान होता है, और यहाँ पे लिखता हूं रुपया। देखो जी कह रहा है 1 रुपए में 2 नींबू खरीदा है, तो 2 आर्टिकल लेके आया कितने रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में। 1 रुपए में 2 आर्टिकल लेके आया है और उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 3 रुपए में बेचेगा, कितना नींबू बेचेगा, 5 नींबू बेचेगा, ठीक। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया, तो इसमें प्रॉफिट या लॉस बताना होगा कि क्या प्रॉफिट आई उसकी और क्या लॉस आई। दुनिया जहान के ट्रिक बताते हैं लोग, ठीक है, लेकिन बेटा हमें ट्रिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें बेसिक्स के क्वेश्चन को समझना है। अगर 1000 क्वेश्चन बनते हैं तो हजारों क्वेश्चन का 1000 ट्रिक आप नहीं याद रखते, लेकिन एक बार बेसिक से क्वेश्चन को समझना आ गया, ठीक है, उसके बाद हम कुछ कुछ ट्रिक्स को अप्लाई करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन महत्वपूर्ण बात होती है कि क्वेश्चन को लगाना बेसिक से कैसे सीखना होता है। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी ट्रिक नहीं घुसा देंगे, इसको हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो जी पहली बात तो ये हो गया सीपी, ये क्या हो जाएगा सीपी, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है सेलिंग प्राइस है। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा है, 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। खरीदने वाला मूल्य सीपी, बेचने वाला मूल्य एसपी। बात समझना, हम जितना सामान लेके आते हैं उतना ही सामान बेचेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखो सामान खरीदा 2, बेच रहा है 5, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10। अब एलसीएम क्या होता है, 2 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, 2 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10 होती है। तो 2 और 5 का एलसीएम लिया, कितना जाएगा 10। तो 2 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करूंगा 5 से, तो ऐसे ही गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे भी 5 से, क्योंकि सामान 5 गुना होगा तो रुपया भी क्या हो जाएगा 5 गुना। 5 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं 2 से, तो यहां भी कितने से गुणा करूंगा 2 से। बात समझ में आया। अब देखो 10 सामान लाया, 10 सामान बेचा, ठीक है। अब उसका लाया 5 रुपया में, अब 3 गुना 6 रुपए में बेच दिया। अब देखो सीपी के सामान के सीपी है 5 रुपए, एसपी है 6 रुपए, 5 रुपए का सामान खरीद के 6 रुपए में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ जी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5 का खरीदा 6 में बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 5 रुपए पर। भैया प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, सीपी को नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमको मिलता है परसेंटेज प्रॉफिट। तो यह 1 रुपए का लाभ हुआ है 5 पे, तो 100 पे कितना काउंट करेंगे, तो यह आएगा उसका उत्तर 20%। समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इसको इसी तरीके से लगाना है, ना कि ट्रिक घुसाना है कि इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इसको नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। हमें अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि जितना सामान आएगा उतना सामान बिकेगा, तो हमको पहले सामान को बराबर करना पड़ेगा, उसी अनुपात में रुपए का हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, देखेंगे कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, उसको काउंट कर देंगे सीपी पर। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है अगला सवाल, इसको डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा हुआ है एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और छूट देने के बाद वह 5% का लाभ प्राप्त करता है। अच्छा जी देखो जी 3 चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी, एक होता है एसपी, ठीक है, और एक होता है सीपी और एक होता है एमपी। तीनों चीजें क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। जब किसी चीज को आप खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है, उसको बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है, और उस वस्तु पर जितना दाम लिखा होता है वह होता है उसका अंकित मूल्य। बात समझ में आया। तो देखो जी जब सीपी पर प्रॉफिट या लॉस लेते हैं तो वह सेलिंग प्राइस निकलता है, एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तो भी क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य
अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर दिया। ठीक है, मान लो सामान 100 रुपए का था। कितने का सामान था? 100 रुपए का सामान था। कितना अधिक अंकित कर दिया? 10% अधिक अंकित कर दिया। मतलब कि 100 रुपए का सामान, उस पर लिखा कितना? इससे 10% अधिक, यानी कि 110 रुपए लिख दिया। बोलो, 110 रुपए लिख दिया। अब कह रहा छूट दिया, इस पे कुछ ने छूट दिया और 5% का लाभ पाया। 100 रुपए का सामान खरीदा था भाई, और 5% का लाभ पाया, तो बिका कितने में होगा? 105 में। अरे बोलो, 100 का 5% कितना होगा? 105 होगा ना। 100 का 5% 5 होगा, तो 100 रुपए पे 5 का लाभ कितना हो जाएगा? 105 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा बताओ छूट कितने का दिया था? अच्छा देखो, 100 रुपए का सामान था, उस पर लिख दिया 110 रुपए। सामान को बेचने पर फायदा कितने का हुआ? 5% का। यानी कि फायदा और नुकसान किस पे काउंट करते हैं? सीपी पर। तो 100 का 5% कितना हो गया? 5, यानी कि 105 रुपए में बिका वो सामान। ठीक है, तो छूट कितने का मिला? 110 रुपए सामान पे लिखा था। डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी पर। 110 रुपए का सामान लिखा हुआ था, 105 बिका, तो छूट कितने का मिला? कहेंगे 5 रुपए का। ठीक है, तो 5 रुपए का छूट मिल रहा है कितने पर? 5 रुपए का छूट मिल रहा है कितने पर? 110 पर। तो 100 पर कितना? इसको जब बच्चे सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा? 5 से काट दो इसको, 5 से काटो इसको, 5 से कटेगा ये 22 बार में। 1/22 कितना परसेंट होगा? बताइए जरा। 20 होता तो 5 आता, 20 होता तो 5 आता, 5 से कम आएगा ना, 5 से कम आएगा तो लगभग ये आएगा 4.54%। ठीक है जी। देखो जी, मैंने कैसे पता लगाया इसको, कैसे बिना सॉल्व किए लगा दिया। देखो जी, जैसे अगर मान लो ये 1/20 आता, 1/20 होता तो ये 5% होता। ठीक है, लेकिन ये 22 लिखा हुआ है, यानी कि 5% से छोटी वैल्यू आएगी, तो 5% से जस्ट छोटी वैल्यू कितनी है? 4.54% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग आप लगा के जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं, फिर से बात को समझना। लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार चीनी को 18 रुपया प्रति किलो में बेचता है, जिसे वह 15 रुपए प्रति किलो में खरीदा था। ठीक है, यदि वह 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम सामान देता है तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कल इसका शॉर्टकट बता दिया था और बोला था कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन पहले कुछ क्वेश्चन बाद में समझने होते हैं। ठीक है, तभी ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाता है। ठीक, तो पहले बात समझते हैं कि उसने सामान पे कितना ज्यादा मूल्य अंकित किया है। उसने सामान पे कितना ज्यादा मूल्य अंकित किया है, तो आप कहोगे कि 15 रुपए का सामान खरीदा, 15 रुपए का 1 किलो सामान खरीदा और उस पर लिखा कितना? 18 रुपए। कितना लिख दिया? 18 रुपए। कितने परसेंट का प्रॉफिट पा रहा है? 3 यूनिट का प्रॉफिट यहां पा रहा है। कितने पर? 15 पर। तो भैया परसेंट में कितना आएगा? 3/15 गुणा 100 हो जाएगा ये। बोलो, तो 3 एक नम 3, 3 पंजे 15, 1/5 होता है 20%। यानी कि 20% ज्यादा मूल्य उस पर लिख दिया उसने। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो, अगर वो कोई सामान 1000 रुपए का 1000 ग्राम लेके आया, ठीक है, 1000 ग्राम लेकर आया, ठीक, तो उसको वो 20% ज्यादा लिख देगा उस पे। मतलब दाम अगर मान लो वो 1000 रुपए का लेकर आया, 1000 ग्राम लेकर के आया, तो उस पे कितना लिखेगा? 20% ज्यादा लिखेगा। तो कितना लिख देगा? 1200 रुपया उसका दाम लिख देगा कि भैया देखो मैं 1200 रुपए इसका लूंगा। ठीक, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पे वो आपको देगा कितना? 800 ग्राम। कितना ग्राम देगा जी? 800 ग्राम सामान आपको दे रहा है। ठीक है, तो पैसा लिया आपसे 1200 ग्राम का, तो सामान दिया आपको 800 ग्राम, तो भैया फायदा कितने का उठा रहा है? आपको यहां से 400 का फायदा उठा रहा है। और उसकी जो लागत मूल्य वो कितनी होगी? 800, क्योंकि सामान वो कितने का दे रहा है? वो 800 का ही दे रहा है। ठीक है, तो 400 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 800 पे। तो 100 पे कितना भैया? काउंट करेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, तो 1/2 कितना परसेंट होता है? 1/2 कितना परसेंट होता है? तो 50% का प्रॉफिट उसको यहां से मिलेगा। बात समझ आई? तो बच्चे इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही लगाना है। बात समझ में आई? ठीक है, आपको काउंट कर लेना कितना रुपया ज्यादा अंकित किया है, कितना परसेंट वैल्यू उसका यहां से प्रॉफिट में मिल रहा है। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट यहां से मिल रहा है? तो 1000 ग्राम लेके आया, ठीक है, उसको लिख दिया 1200 ग्राम। ठीक है, उसको 1200 ग्राम बना के बेच रहा है। ठीक है, और
उस पे क्या लिख दिया, 800 ग्राम आपको सामान देगा वो, तो उसकी 800 रुपए की भर्ती हो गई, ठीक है। तो यानी कि 1200 रुपए में बेचा जो सामान, वो सामान था उसके लिए कितने का, 800 का, ठीक है। तो भैया बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 400 का प्रॉफिट कितने पे, 800 पे, तो ये आएगा 50%, ठीक है। तो फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कल भी मैंने क्वेश्चन आपको इसका करवा दिया था, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक, अगर ये आपके पेपर में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि तीन अलग अलग सड़क चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, जो क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड के बाद, 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद और 108 सेकंड के बाद बदलती है, ठीक है। तो वे अगर पूर्वाहन का मतलब होता है एएम बच्चे, ठीक है, 8:20 AM पे एक साथ जले हों, तो फिर वे दोबारा एक साथ कितने बजे बदलेंगी, ठीक है। तो दोबारा कितने बजे एक साथ बदलेंगी, ठीक है। तो बच्चे देखो इसका जो आंसर आएगा ना, वो देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। देखो जी बात यह है कि एक लाइट हर 48 सेकंड पे जलती है, एक लाइट हर 72 सेकंड के बाद जलती है, एक लाइट हर 108 सेकंड के बाद जलती है, ठीक है। और 8:20 पे सवेरे वो एक साथ जल चुकी हैं, ठीक। तो दोबारा कब ऐसा टाइम आएगा जब सब एक साथ लाइट जल रही होंगी, ठीक है। तो आपको ये बात समझना होगा कैसे ये निकलता है बच्चे। तो हम इसका निकालते हैं एलसीएम, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। हमको एक ऐसा टाइम चाहिए, ठीक है, एक ऐसा टाइम चाहिए जब ये तीनों एक साथ जल जाए, ठीक है। तो उस टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये सब सेकंड में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, सेकंड में, ठीक है। तो भैया 48, 72 और 108 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, समझो। मुझे दिख रहा है कि इसमें 12 कॉमन है, तीनों में 12 कॉमन दिख रहा है, उससे बड़ा कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 12 को मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, 12 चौका 48, 12 छक 72 और 12 नवा 108 हो गया, ठीक है भैया। तो 6, 4, 9 आ गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उसमें 12 गुणा कर देंगे, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम बताओ कितने आएगा बच्चे, 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा जरा बताइए, आएगा इनका एलसीएम 12, 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा 36। तो भैया 12 गुणा 36 इसका एलसीएम होगा, तो कितना आ जाएगा एलसीएम जरा बताओ तो इसका, 12 छक्के 72, हासिल हो गया 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना हो गया, 36 और 7 कितना हो गया 43, 432 सेकंड, 432 इसका एलसीएम आएगा। और यानी कि 432 सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ जलेंगे, बात समझ में आ गया। तो अब ये सेकंड में आया हुआ है, हमको आंसर मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, 8 बज के इतने मिनट पे, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं मिनट में, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं भैया, किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जानते हो कितना आएगा, 7 छक्के 42, 420, 7 मिनट पूरा पूरा आएगा इसमें, 7 मिनट पूरा आएगा और 12 सेकंड बच जाएगा, कितना सेकंड बच जाएगा, 12 सेकंड बच जाएगा। मतलब कि 8:20 के बाद 7 मिनट 12 सेकंड प्लस का 7 मिनट 12 सेकंड और ऐड करेंगे, तो ये आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 8:27 पे। तो ये 12 सेकंड आंसर ने दिया हुआ, कितना दे रखा है, 8:27 ऑप्शन में दे रखा है, तो वही हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं अपने हम। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है उसको समझिएगा। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अनुपात 7:5 है। बेलन दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर बेलन बोलते हैं उसको। बेलन का जो हाइट है और रेडियस है, ठीक है, उसका अनुपात दे रखा है 7:5 दे रखा है, ठीक है भैया। चलो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इनका आयतन दे रखा है, इनका वॉल्यूम दे रखा है, इनका वॉल्यूम जो दे रखा है वो है आपका 14836.5 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है।
तो इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr कोष्टक में h प्लस आर आपको पता करना है, 2πr कोष्टक में h प्लस आर आपको पता करना है। तो मुझे बच्चे ये बताओ कि आपको इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, r चाहिए और h चाहिए, ठीक है। मैंने आपको कल इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, कहा था कि इसको जो है आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा है, एग्जामिनर हमसे और आपसे थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, उसने इसका वैल्यू कह रहा है कि पाई का जो वैल्यू है वो आप 3.14 पुट करिएगा, आपको दिख रहा होगा 3.14 पुट करना है, ठीक है। वो 22/7 को पुट ही नहीं करने दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप 11 का मल्टीपल ही नहीं चेक कर पाएंगे, यहाँ पे बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको हमें पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे बात को समझते हैं। आप देखिए, आपको इसमें अनुपातिक गुणांक मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, अनुपातिक गुणांक। तो इसकी जो त्रिज्या मान लो हो जाएगी, इसका जो ऊंचाई होगा वो 7x हो जाएगा और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, ठीक है। अब जो विलन का आयतन होता है वो कितना दे रखा है, 14836.5 दे रखा है, और इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो भैया इसको पुट करना है 14836.5 के साथ में, ठीक है। तो हम पुट कर लेते हैं, पाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितने पुट कर लेते हैं, 5x का होल स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 7x पुट कर लेंगे, बराबर कितने के 14836.5। बच्चे देखो, ये चीज बार बार लिखनी नहीं होती है, ये आपको समझ के दिमाग में कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर लेने होते हैं कि मुझे कहाँ क्या करना है। तो आपको डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि x स्क्वायर x तो मिलके हो जाएगा x क्यूब, बात समझे। ये हो जाएगा 14836.5 अपॉन, देखना 3.14, ये नीचे चला जाएगा 3.14, ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा 25, इंटू 7, उधर मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड कर देगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x क्यूब का जो मान आएगा ना वो 27 आएगा, कितना आएगा, 27 आएगा। और तो x का मान कितना हो जाएगा जी, तो क्यूब रूट 27 कितना होता है, क्यूब रूट 27 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ कितना गिर जाएगा, 3 गिरेगा, ठीक है। x का मान कितना होएगा, 3 होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ऊंचाई 7 त्रिक के 21 हो जाएगी और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, क्यों जी बोलो। तो इसको कैलकुलेशन में मैंने नहीं इसलिए नहीं किया ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। अब हमें इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे 2 गुणा पाई, पाई का मान 3.14 लेना है आपको, रेडियस कितना दे रखा है 15 निकल गया आपका, ठीक है। और कोष्टक में कितना 21 धन 15 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3.14 गुणा 15 गुणा 21 15 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3391.2, कितना आएगा 3391.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चे जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन आपको पूरा करना ही पड़ेगा आपको, इसमें बस समझा, इसमें आज कोई तिगड़म नहीं लगा सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और भी तरीके हैं लेकिन हमें यहाँ पर वही तरीका करना है जो सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। चलो जी, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मार्क्स से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, इसको मैं बताऊंगा। लिखा हुआ 16 संख्याओं का औसत दे रखा है 36.5। 16 संख्याएं थी, उनका औसत दे रखा है 36.5। उनमें 4 संख्याएं और जोड़ दी जाती हैं, 4 संख्याएं और जोड़ दी जाती हैं जिनका औसत x है। तो सभी संख्याओं के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इस सवाल में कोई दम नहीं है लेकिन समझने में थोड़ा सा आ सकती है। देखो जी 16 संख्याएं थी, देखो हमको निकालना है जो नई 4 संख्याएं दी हुई हैं उनका औसत निकालना, सीधी सीधी बात यही है हमारे सामने, ठीक है। देखो एक संख्या पहली संख्या होगी मान लो, दूसरी संख्या होगी,
तीसरी संख्या होगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुल 16 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 16 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि पहले का जो एवरेज वेट होगा, या फिर क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया हुआ है ना, एवरेज संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं, औसत दिया हुआ है। तो एक संख्या 36.5, दूसरी भी कितनी होगी 36.5, तीसरी भी कितनी होगी 36.5, चौथी कितनी 36.5, ऐसे ही 16 संख्याएं, सबका औसत कितना होगा 36.5 होगा। तो कह रहा है 4 संख्याएं और जोड़ दी। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो कि ये आगे रोमन चल रहा था फिर यहाँ पे नंबर कैसे आ गया, ठीक है। 16, फिर देखो मैं थोड़ा सा अलग रंग से इसको लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे। 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19 और 20, ये 4 संख्याएं अलग से जोड़ दी गई हैं, ठीक है। और जब ये संख्याएं अलग से जोड़ी गई तो सबका औसत एक एक बढ़ गया, सबका औसत एक एक बढ़ गया। इसका औसत हो गया कितना? 37.5। कितना हो गया? 37.5। इसका भी कितना हो गया? 37.5। इसका भी कितना हो गया? 37.5। इसका भी कितना हो गया? 37.5। बोलो, और सबका ही कितना हो जाएगा? 37.5 हो गया। बोलो, सबका औसत कितना हो गया? एक एक बढ़ गया, सबका हो गया 37.5, 37.5। बात समझ में आई नहीं आई आपको? अब एक बात समझना है यहाँ पे, क्या बात समझनी है यहाँ पे, समझो। सबके औसत में एक एक जुड़ गया, सबके औसत में एक एक जुड़ गया भैया, ठीक है। अच्छा बताओ, 16 संख्याओं के लिए ये जो 4 संख्याएं आई हैं, तो इन 16 संख्याओं का भी एक एक औसत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यानी कि इन संख्याओं को इन्होंने कितना डोनेट किया है? 16 गुणा 1, यानी कि 16 किलो इन्होंने डोनेट किया है इनको, ठीक है। 16 इनको डिनोट किया है, सॉरी किलो निकल जा रहा है क्योंकि औसत में अधिकतर वेट पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये संख्या अपने साथ कितने लेके आई थी? 37.5, 37.5 चारों संख्या लेके आई थी, तो इनको जोड़ लेंगे। 37.5 एक का है तो 4 का कितना होगा? 37.5 गुणे 4 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने ये ऐसे करके इन चारों संख्याओं का योग निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इन चारों संख्याओं का योग निकाल लिया। कैसे निकाला? फिर से एक बार समझ लो। 16 संख्याओं का एक एक बढ़ा हुआ था ना, तो 16 संख्याओं का एक एक बढ़ाने में 16 गुणे 1 संख्याएं बढ़ जाएंगी। 16 गुणा 1 बता 16 बढ़ेंगी संख्याएं यहाँ पे, और 4 संख्याएं 37.5 लेकर आई हैं, यानी कि 4 संख्याओं का 37.5 के हिसाब से जितना होगा हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। पूछ रहा औसत चाहिए, तो पहले योग निकाल लेते हैं। योग कितना आ जाएगा इसका जरा बताओ तो। इनका योग देखो कितना आएगा, 16 इधर होगा प्लस 37 पंजे 37 चौका 148, 148 और 2 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो इनका योग कितना आएगा बच्चे? इनका योग आएगा 166। इन चारों संख्याओं का योग कितना आएगा? 166 आएगा। हो सकता है उसमें से कोई संख्या कम ज्यादा हो, लेकिन हम औसत का यही तो फायदा है, ठीक है, कि हम सबको एक बराबर मान सकते हैं अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। अब औसत कैसे निकलता है भैया? औसत निकलता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो भैया योग कितना आया? इनका चारों संख्याओं का योग कितना है? 166। 166 बटे 4 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 41, 40, 160, 160, 164.5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 41.5। इन चारों संख्याओं का औसत हमारा निकल के आ जाएगा। बात समझ में नहीं आई? तो इस तरीके से ये बेसिक है, ये आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, वरना आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, ठीक। तो फटाफट इसको ऐसे ही नोट डाउन करिए। चलो जी, मिटा देते हैं इसको, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ट्रेन, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 2 ट्रेनें 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही हैं और 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। एक ट्रेन की लंबाई 720 मीटर है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा सवाल है, समझिएगा। एक दो कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूं मैं आपको। देखो, जब ट्रेनों की लंबाइयों की बात करते हैं, जब ट्रेनों की लंबाइयों की बात करते हैं, तो लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, चाहे ट्रेनें एक दिशा में चले, चाहे ट्रेनें विपरीत दिशा में चलें, या तो एक ट्रेन खड़ी हो या तो एक ट्रेन चल रही हो, हमेशा लंबाई जो होती है ट्रेनों की वो जुड़ती है, चाहे ट्रेनें किसी भी दिशा में जा रही हो। मतलब कि चाहे एक दूसरे की दिशा में जा रही हो या एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में ट्रेन की लंबाइयां क्या होती है? जुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो चालों की बात है वो थोड़ी अलग हो जाती है। देखो, अगर 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं,
एक ट्रेन का स्पीड मान लो S1 है, एक ट्रेन का स्पीड S2 है, ठीक है। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्ष चाल होता है, वो घट जाता है, S1 डिफरेंस S2 हो जाता है। क्या हो जाता है? S1 डिफरेंस S2, मतलब कि जो ज्यादा चाल होगी उसमें से छोटे वाली चाल घट जाती है। दूसरा कंडीशन है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, इसकी स्पीड S1 हो, इसकी स्पीड S2 हो, ठीक है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चलेंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो वहां पे जो रिलेटिव स्पीड होता है ना, वो जुड़ जाता है, S1 प्लस S2 हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब एक दिशा में चलेंगी तो चालें घट जाएंगी, जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो चालें जुड़ जाएंगी। लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। आ जाइए, कह रहा दो ट्रेनें 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है। एक दूसरे की ओर चल रही मतलब की वाला कंडीशन है, ठीक है। और 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर, जब एक दूसरे को पार करना शुरू करेंगे तो इनको कितना सेकंड लग रहा है? 54 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, ठीक है। तो दूरी कितनी पार करेंगी? जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं तो उनकी लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती हैं और वही उनको पार करने वाली दूरी होती है, ठीक है। तो भैया दूरी कितनी कितनी हो जाएगी? 720 मीटर एक ट्रेन की लंबाई दी हुई है, दूसरे ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो वो अपने दोनों की लंबाइयों को पार करती हैं। तो 720 एक की दूरी है, दूसरे की दूरी कितनी हो जाएगी? x मान लिया, एक की लंबाई x मान लिया, ठीक है। चालें बताया ना, चालें जुड़ती हैं, तो चालें विपरीत दिशा में चलने पर जुड़ती है, तो 42 और प्लस कितना हो जाएंगी? 34 हो जाएंगी। 42 प्लस कितना हो गई? 34 हो गई। देखो ये दे रखा है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको चेंज करना पड़ेगा इसको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि लंबाइयां दी हुई है मीटर में, ठीक है, और वो देखा सेकंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना गुणा कर दूं? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इंटू समय कितना दे रखा है? 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। बस हमें किसी भी तरीके से x का मान जोड़ के निकाल देना है, ठीक है। तो 720 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा? 4 3 7, ये 76 हो जाएगा क्या? चलो 18 3 कितना हो जाएगा? 54 हो गया, कट गया ये, ठीक है, कट गया ये। तो ये हो जाएगा 4 3 7, 76 होगा। 76 गुणे 5, 76 गुणा 5 गुणा 3 ही हो गया, ठीक है। बस इसको किसी तरह मल्टीप्लाई कर लेना हमको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 76 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 76 का आधा कितना होता है? 38। 38 380 गुणा 3 ये हो जाएगा 720 प्लस x के। तो x का मान जो होगा वो हमको निकालना है। तो 38 यहाँ कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 11 40 में 720 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 20, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 420 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन में है ये, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, 420 मीटर। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाइए, इसको डिलीट कर देते हैं। लिखा हुआ है एक शिविर में 120 पुरुषों या 200 बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध है। एक शिविर में 120 पुरुषों या 200 बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध है, ठीक है। 150 बच्चों ने भोजन कर लिया है, तो शेष भोजन शेष पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगा? मतलब कितना टाइम, शेष भोजन कितने पुरुष को कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। देखो जी, दे रखा है कि 120 पुरुष जो है ना, 120 पुरुषों, मतलब पुरुष को मैं m से डिनोट कर दे रहा हूं, 120 m, ठीक। और या फिर 200 बच्चों के लिए, 200 बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों को मैं 20 से डिनोट कर देना हूं, ठीक है। 120 आदमियों के लिए या 200 बच्चों के लिए कुछ भोजन रखा गया था, ठीक है। फिर कह रहा है 150 बच्चों ने भोजन कर लिया है, 150 बच्चों ने भोजन कर लिया, तो शेष भोजन शेष बच्चों के लिए कितने दिन चलेगा? तो बात को समझो, 120 आदमी
या फिर 200 बच्चे, यानी कि ये दोनों की क्षमता आपस में क्या है, बराबर है। 120 आदमी या फिर 200 बच्चों की क्षमता आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो आदमी और एक बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी, 200 बटा कितना हो जाएगा, 120। 40 से कटेगा ये 5 बार में, 40 से कटेगा ये 3 बार में। अगर एक आदमी 5 यूनिट खाता है तो एक बच्चा 3 यूनिट खाएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब कि आप कुछ भी यूनिट का मतलब यहाँ पे आप ग्राम समझ लीजिए, किलोग्राम समझ लीजिए, ठीक है, जैसे आपको समझ में आया समझ लीजिए। एक बच्चा अगर, एक आदमी अगर 5 यूनिट खाना खाता है तो एक बच्चा 3 यूनिट खाना खाएगा, ठीक है। 200 बच्चों में से 200 बच्चों में से 200 बच्चों में से 150 बच्चों ने भोजन कर लिया। 200 बच्चों में से 150 बच्चों ने भोजन कर लिया, मतलब कि 50 बच्चों के भोजन बचा हुआ है। 50 बच्चों का भोजन बचा हुआ, क्योंकि भैया 200 बच्चे थे, जिसमें से 150 बच्चों ने खाना खा लिया है, ठीक है। 150 बच्चों ने खाना खा लिया तो 50 बच्चों का भोजन बचा हुआ है, यानी कि कितना यूनिट खाना बचा हुआ है, तो कहेंगे सर जी 50 गुणा 3 यूनिट खाना बचा हुआ है। 50 गुणा 3 यूनिट खाना बचा हुआ है। खाने वाले कितने लोग हैं वही पता करना है। अगर एक आदमी 5 यूनिट खाना खाता है तो खाना यहाँ 50 गुणे 3 यूनिट बचा हुआ है, तो 5 यूनिट एक आदमी खाएगा, तो 150 यूनिट खाने में 150 यूनिट खाने में कितने आदमी खा पाएंगे खाने को, तो कहेंगे सर 30 आदमी खाने को खा पाएंगे। केवल 30 आदमी ही उतना खाना खा पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग तरीके से बनाया गया है, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, या फिर ये किताबों में जल्दी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, आपको मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। फिर से बता देता हूं कि यहाँ से हमने आदमी और बच्चों की क्षमता कैलकुलेट की कि एक आदमी कितना खाना खा सकता है, एक बच्चा कितना खाना खा सकता है, ठीक। और हमने चेक किया कितना खाना बचा हुआ है, तो 50 बच्चों का भोजन बचा हुआ था। एक बच्चा 3 यूनिट खाना खाता है, यानी कि 150 यूनिट भोजन बचा हुआ था। और एक आदमी 5 यूनिट खाना खाता है, तो 150 यूनिट 5 यूनिट के हिसाब से 30 ही आदमी खा पाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। चलो अगला सवाल है, तो वो आप खुद लगाएंगे, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 4, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही लगाएंगे, इसको मैं नहीं बता सकता, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा लगाएंगे इसको सही से। आपको समझाने के लिए ये बात आना बहुत ही जरूरी है। चलो जी, लिखा हुआ 12,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक की दर से 2 सहित 2/3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित है। बात समझ में आ गया। तो हमको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल को लगाते हैं तो मेरा मानना है कि ट्री मेथड इसमें बेस्ट काम करता है। जब भी 2.5 वर्षों की बात कर दे या महीनों में बात करने लग जाए और बात चक्रवृद्धि की हो, तो उसमें ट्री मेथड ही बेस्ट होता है, वहां से जल्दी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बात को समझिएगा कि 15% की ब्याज की दर है, कितने परसेंट की, 15% की। 15% का मतलब होता है 3/20। कितना मतलब होता है इसका, 3/20। परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, 15/100 कितना होगा, 3/20। यानी कि अगर मूलधन हमारा 20 है तो हर साल 15% का ब्याज लगेगा, यानी कि उस पर 3 का ब्याज लगेगा। अगर मूलधन 20 यूनिट है तो ब्याज कितना लगेगा, 3 यूनिट का ब्याज लगेगा हर साल। लेकिन बात 3 सालों की है, तो जो हम मूलधन मानते हैं वो कितना मानते हैं, 20 का क्यूब मानते हैं। 3 सालों की बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 2 सही 2/3 वर्ष है, तो बात कितने यूनिट की हो जाएगी, 3 बार की बात करनी पड़ेगी। तो हमारा मूलधन माना कितना हो जाएगा, 8,000। माना हमारा मूलधन कितना है, 8,000 है। हमारा मूलधन माना कितना है, 8,000 है, ठीक है। तो अगर हमारा मूलधन 8,000 है बच्चे, ठीक है, अगर हमारा मूलधन 8,000 है तो पहले साल में कितने का ब्याज लगेगा, पहले साल में कितने का ब्याज लगेगा, 3/20 का ब्याज लगेगा। बताओ 8,000 का 3/20 कितना होगा, 20 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 400 बार में कटेगा। 400 3 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यहां भी कितने का ब्याज लगना चाहिए था, 1200 का दूसरे साल। ये पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है, और तीसरे साल की बात है, ठीक है। तीसरे साल में भी अगर पूरा साल लगता तो 1200 रुपए का ब्याज लगता। तो ये मूलधन पे तीनों ब्याज लगाए गए ना, यानी कि ये साधारण ब्याज हो गए। क्या हो गए, साधारण ब्याज, ठीक है। अभी ध्यान समझते जाओ बस, ठीक है। अब समझो, कह रहा है कि जो बात है
वो 3 साल की है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात है। अच्छा जी, तो दूसरे साल में भी पूरा पूरा ब्याज लगेगा। इस पे कितने का ब्याज लगेगा बताना जरा। 1200 का 3/20 लगता है ना, 1200 का 3/20, 20 से कटे कितनी बार में, ये बटेगा 60 बार में, 60 या कितना हो जाएगा 180, 180 का यहाँ, 180 का यहाँ, 180 का यहाँ। बात समझ आया? अभी बताता हूँ कैसे आता है सब, ठीक है। अब समझो, अब इस वाले 180 पे भी कुछ ब्याज लगता है। कितना ब्याज लगता है जरा बताओ तो हमको। इस पे भी 3/20 का ब्याज काउंट होता है, ठीक है। 20 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, 9 तरीके 27 यूनिट का टोटल ब्याज लगना चाहिए था हमको। 27 यूनिट का टोटल ब्याज हमको लगना चाहिए था। बात को समझना, एक बात यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात है, देखो ये जो लगा है ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है। दूसरे साल में मूलधन पे ब्याज लगा और ब्याज पे ब्याज ये वाला लगा है, ठीक है। तीसरे साल में ये है साधारण ब्याज, इस पर ब्याज यहां लिख दिया, इस पर ब्याज यहां लिख दिया, ठीक है, और इस पर ब्याज यहां लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब बात को समझो, इस पे भी 3/20 का ब्याज लगा था, इस पे भी 3/20 का ब्याज लगा था, ये बात समझ लेना, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात यह है, अब हमको समझना है कि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज होता क्या है। देखो ये साधारण ब्याज होता है और ये पूरा मिल जाके चक्रवृद्धि ब्याज होता है, पूरा मिल जाके यहां से लेके यहां तक, ये पूरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये, ठीक है। अब हमको कहना है कि उनका अंतर निकालना है। क्या निकालना, उनका अंतर निकालना है कंपैरिजन करके, ठीक है। लेकिन बाबू देखो, बात यह है ना कि पूरे 3 साल की बात नहीं हुई है, बात हुई है 2/3 साल की। तो 2 साल तो पूरा कैलकुलेट होगा, मतलब कि यहां तक तो पूरी बात चली है। लेकिन अगले तीसरे साल में केवल 2/3 साल की बात की जा रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमको निकालना है केवल 2/3 का वैल्यू। अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चे, मुझे ये बताओ कि अगर इसका 2/3 निकालूंगा, इसका 2/3 निकालूंगा तो 400 गुना कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 यूनिट हो जाएगा। बोलो, 3 से कटेगा 400, 400 गुना कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसका 2/3 अगर मैं निकालूंगा तो 3 से कटे कितना, 60 गुना, 60 गुना कितना हो जाएगा, 120 यूनिट हो जाएगा। अच्छा, इसका मैं 2/3 निकालूंगा तो 3 से कटेगा 60 बार में, 60 गुना कितना हो जाएगा, 120, ये भी हो जाएगा। और इसका मैं 2/3 जब निकालूंगा, 3 से कटेगा 9 गुना 18 यूनिट, ये हो जाएगा। अब समझो, अब समझो, ये देखो, अब मैं इसको सही से लिख देता हूं। ये जो हमारे पास है ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। ये क्या हो गया हमारा, साधारण ब्याज। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको पूरा बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने पूरी बातें लिखी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। और बच्चे ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, चक्र, इसमें जितने भी लिखे हुए पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। ये पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको चाहिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो भैया अंतर तो केवल ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला ही बनाएगा, ठीक है। तो CI माइनस SI, CI माइनस SI यहां से कितना बन रहा है बताओ जरा। 2 सही 2/3 साल का CI माइनस SI कितना बन रहा है, ये वाला 180 प्लस ये वाला 120 प्लस ये वाला 120 प्लस ये वाला 18, यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है, ठीक है। अभी ये सही आंसर नहीं है, ये अनुपात में निकाल रहा है, हमने माना है 8000, 8000 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 120, 180, 120, 300 हो गया, 300 हो गया, ये हो गया 420, 420, 420 18 कितना हो गया, 438 यूनिट, 438 यूनिट आया ये। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, हमने माना था मूलधन को 8000, हमने मूलधन को कितना माना था, 8000। तो भैया देखो, ये CI माइनस SI जो एक्चुअल में आएगा ना, एक्चुअल CI SI, एक्चुअल CI माइनस SI जो आएगा 2 सही 2/3 साल का, वो कितना आएगा, ये 12000, ठीक है। ये वैल्यू कितने का है, 8000 का। हमने मूलधन कितना माना था, 8000, एक्चुअल में कितना दे रखा था, 12000। तो ये 12000 हमारे 8000 की वैल्यू है, तो हमारे 438 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे 438 की वैल्यू कितनी होगी, काउंट करना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा बच्चे, ठीक है। 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से काट दो इसको, 2 दूना 4 और 19 दूना 38 होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 19 57, 657 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों इसका पूरा प्रोसेस है, ये आपको ऐसे ही समझना और लगाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बात समझाने में सफल रहा कि इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब देखो, अगर
आप इसको किसी और तरीके से करेंगे, फॉर्मूले से तो ये लगने से रहा, फॉर्मूले से तो ये लग नहीं पाएगा, ट्री मेथड ही इसमें बेस्ट होता है। बस अगर कोई बच्चा इसको पहली बार देखेगा तो वो सोचेगा कि सर ने पता ही नहीं क्या कर दिया, लेकिन जो थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा, जो थोड़ी सी जानकारी होगी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, वो तुरंत ही समझ जाएगा कि मैंने क्या किया इस सवाल में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो फटाफट आप इस सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है जो देखिएगा, लिखा हुआ है एक कार एक घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय पहुंचती है और घर वापस आने के रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, इसलिए कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह पाती है। तो कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था आपको कल, दो तरीके से इस क्वेश्चन बताया था। एक तो फॉर्मूला बता दिया था ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, याद है कि भूल गए? तो 2 गुणे 40 गुणे 20 बटा 40 धन 20। ठीक है, तो भैया कितना हो जाएगा? ये 2 गुणे 40 गुणे 20, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, अपॉन ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? ये 60। 20 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 40 गुना कितना हो जाएगा? 80। 80 बटा 3, तो ये लगभग 26.66 या 67 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आंसर दिया है वही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, और मैंने आपको एक तरीका और बताया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताएंगे। ठीक, चलो जी, एकदम सेम टू सेम नेक्स्ट सवाल भी है, एकदम सेम टू सेम नेक्स्ट सवाल भी है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आप खुद कर लेंगे, इसी फॉर्मूले से लगेगा। ठीक है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यदि 7 अंकीय एक संख्या है, कितना है? 161 x 208। ठीक है, ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, ये संख्या 11 से विभाज्य है, और 953y ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है भैया, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हमको बता रखा है कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है, तो इनके अल्टरनेट पदों का योग निकालेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, समझना। 8 2 10, 8 2 10, 10 1 11, 11 और 1 12 हो गया। इसका डिफरेंस लेके इससे 0 और x मिला के x हो गया, x और 6 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, इनका डिफरेंस देखो बच्चे, इसमें x आएगा ना, इसमें x आएगा। अब देखो, हमको x का ऐसा मान रख देना है कि इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए। तो मैं अगर x का मान 6 रख दूं, 6 12, 12 में से 12 जाए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे x का मान कितना होगा? 6। तो x का मान कितना निकल गया? डायरेक्ट 6 निकल गया। 11 से डिविजिबिलिटी ऐसे ही चेक की जाती है। ठीक, और y का मान निकालना है। ये संख्या 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो भैया ये बताओ, इसको मैं छोड़ दूं, 9 कट रहा है, 9 से छोड़ दिया। ठीक है, 5 3 कितना होता है? 8। 5 3 कितना होता है? 8। y का मान क्या रख दूं? 5 और 3 को जोड़ने पर देखो भैया, जो 9 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है वो कहता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो वो पूरी संख्या भी कट जाएगी। तो 9 9 से कट रहा था, इसलिए मैंने फिर तो गिना ही नहीं, छोड़ दिया। 5 3 कितना होता है? 8। 8 में कितना जोड़ दूं y का मान कि 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे सर 5 3 8, अगर y का मान आप 1 रख देते हैं, कितना रख देते हैं? 1, तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 1 9, 9 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। तो y का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 1। तो 6 प्लस y का मान 1, तो पूरे का योग कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। बात समझ आ गई? तो इस सवाल को आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा और यही इस सवाल का उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, अपने अगले सवाल पे आ जाते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा।
लिखा हुआ है एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मतलब आपको पाई आर यल निकालना है। क्या निकालना है? पाई आर यल के लिए निकालनी है, जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें पाई का मान करा 22/7 का उपयोग कीजिएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं कौन सा ऑप्शन मेरा 11 से कट रहा है। ऑप्शन 11 से कटने वाला देखो 1240 है, 1240 पहला ऑप्शन है, 1240। तो ये 2 और 0 हो गया, 2 हो गया, और 4 1 5, 5 और 2 का डिफरेंस जो है वो 7 से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा ये। ठीक है, अच्छा जी, एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा कटता हुआ, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 कटता हुआ दिख रहा है, 2 1 3। ठीक है, और 112 30 भी देख लेते हैं, कट रहा है कि नहीं कट रहा। 2 हो गया और 4 हो गया, 4 2 का अंतर 2 हो जाएगा, नहीं कटेगा ये वाला भी। 121 0 लिखा हुआ है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 11 से कट रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन। और 1220 है, 1220 भी जो है हमारा 11 से नहीं कट रहा है, ये 2 हो गया और 2 1 3 हो गया, इनका डिफरेंस 1 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि एक ऑप्शन हमारे पास उत्तर के लिए दिख रहा है 12 10। ठीक है, तो यही उत्तर होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं चेक करने में क्या आ रहा है उत्तर। ठीक है, आ जाओ, देखो जी, एक त्रियक ऊंचाई वाला क्या है? शंकु दिया हुआ है। ठीक है, त्रियक ऊंचाई इसकी दे रखी है कितना? त्रिज्या दे रखा है इसका 11 है, त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? 11 दे रखी है। ठीक है, और त्रियक ऊंचाई इसकी दे रखी है 24, कितना दे रखा है? 24। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? पाई आर, कोष्टक में एल प्लस आर होता है ना। तो पाई का मान लेते हैं 22/7 गुणा आर का मान कितना लेना पड़ेगा हमको? 11 लेना पड़ेगा, कोष्टक में एल का मान कितना दे रखा है? एल का मान दे रखा है 24 और प्लस आर का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुणा 11 गुणा 11 24 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 से कटेगा ये 5 बार में, बोलिए 5 बार में कटेगा। ठीक है, अच्छा इसमें 11 है, 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 121। इसमें 2 बच गया, 2 और गुणा 5 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 12 10, मतलब कि 121 0 इसका उत्तर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल था, ऑप्शन से ही हो गया था ये क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए चलिए आ जाइए, अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं टाइम को खराब नहीं करना चाहता। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल हमारे पास है, लिखा हुआ है √11 माइनस √2 का होल स्क्वायर का मान चाहिए। √11 माइनस √2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। भैया देखो, ऑप्शन नंबर 2 तो उत्तर हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस आ गया है। जब माइनस वाला सवाल है तो बीच में प्लस कहां से आ जाएगा? ठीक है, तो ये बीच में जो प्लस वाले उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों हो गए खत्म, ये तो उत्तर होंगे नहीं। बात समझ आ गया? ऑप्शन नंबर 3 उत्तर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैसे? देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a की जगह पे √11, b की जगह पे √2 दे रखा है, तो a स्क्वायर मतलब √11 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान √11 इंटू बी का मान √2। ठीक है, तो 11 का √11 का स्क्वायर कितना होगा? 11, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस 2 इंटू √11, 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 22। तो भैया 11 2 कितना होगा? 13, 13 माइनस 2 √22 इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का उत्तर होगा। बात समझ आ गई? तो भैया अभी तो ये आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, आपने एक लाइन में इसको लगा दिया। ठीक है, चलो जी अगला सवाल चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अपने अगले सवाल पे हम बढ़ चलते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, क्या लिखा हुआ है? एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3वां भाग है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3वां भाग है। वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का 1/3वां भाग।
1/3वां भाग दे रखा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 576, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा 576 का 1/3वां भाग, ठीक है भैया। तो 3 से काट लो इसको, कितनी बार में कटेगा जरा बताओ तो, 3 से काटोगे 19 और कट जाएगा 2, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। फिर आगे कह रहा है कि इसकी चौड़ाई दे रखी है 12, तो भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बराबर 192 के, ठीक है। 192 के, तो लंबाई निकालना है, चौड़ाई दे रखी है 12, बराबर कितने के 192 के, तो एल का मान कितना हो जाएगा जरा बताओ तो, 12 15 में 180 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। एल का मान कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप क्या होता है बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर 2 कोष्टक में l प्लस बी होता है, 2 कोष्टक में l का मान कितना निकाल लिया 16, 16 धन और 12 दिया हुआ ना वो, ठीक है। तो 2 गुणे 16 12 कितना होता है 28, 28 गुना कितना होता है 56 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट सवाल आपका देखिए, थोड़ा सा बेहतरीन सवाल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल देखिएगा, आराम समझेंगे इस सवाल को। लिखा हुआ है एक प्रसूति केंद्र में कुल बच्चों के जन्म के 5% मामलों में जुड़वा बच्चे होते हैं, तो कुल बच्चों में से जुड़वा बच्चों का लगभग प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, थोड़ा सा रेगुलर क्वेश्चन नहीं है ये सब, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं जो रेगुलर क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आराम समझते हैं। देखो कहने का मतलब है कि 5% मामले जो होते हैं वो जुड़वा बच्चों के होते हैं, किसके होते हैं जुड़वा बच्चों के होते हैं, बात समझ में आया। अब कह रहा है कि जुड़वा बच्चों का जो प्रतिशत है वो कुल बच्चों का कितना % है, ठीक है। अच्छा मान लो टोटल प्रसव के 100 मामले आए, 100 मामले मान लो आते हैं, कितने मामले आते हैं 100 मामले मान लो टोटल आए, ठीक। कह रहा है इसके 5% मामले, 5% मामले किसके होते हैं जुड़वा बच्चों के होते हैं, 5 मामले किसके हो जाएंगे जुड़वा बच्चों के हो जाएंगे, ठीक है। 100 का 5% 5 ही तो होगा, 5% मामले किसके जुड़वा बच्चों के हो जाएंगे। तो एकल बच्चा मतलब कि सिंगल बच्चे कितने होंगे, इसमें बताइए सिंगल बच्चे कितने कितने होंगे। तो कहेंगे सर जी 100 मामले आए थे, 5% मामले जुड़वा बच्चों के हो गए, तो 95 बच्चे जुड़वा होंगे, कितने बच्चे 95 बच्चे सिंगल होंगे, बात समझ आ गई। अच्छा तो अब बताओ 95 बच्चे सिंगल होंगे, 5 मामले जुड़वा के हैं, तो जुड़वा मतलब 2-2 बच्चे होंगे, तो कितने बच्चे जुड़वा होंगे कुल 10 बच्चे निकलेंगे, कितने बच्चे होंगे 10 बच्चे, बात समझ आ गई। तो कुल बच्चे कितने हो गए, कुल बच्चे कितने पैदा हुए बताओ जरा मुझे, कुल बच्चे जो पैदा होंगे वो 95 + 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 105 बच्चे कुल पैदा हुए, बात समझ आए। अब पूछ रहा है जुड़वा बच्चों का कुल बच्चों से क्या प्रतिशत है, तो भैया 10 जो है 105 का कितना % होगा, ठीक है। अगर ये 100 होता तो 10% होता, तो 10% कुछ कम आएगा, यानी कि कितना ऑप्शन है 10 से कम, ऑप्शन नंबर कितना है 10 से कम बताओ जरा देख के, 9 कितना लिखा हुआ है 9.52%, 9.52% जो है ये आंकड़ा आया है किसका जुड़वा बच्चों का टोटल बच्चों में से, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए बच्चों क्लास को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो जो मेहनत लगती है वो आपके लिए की जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके के वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी क्वेश्चन को क्रैक करने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे जो जीडी के पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।